दिल्ली सल्तनत की कहानी में एक पन्ना ऐसा है जो सच में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। ये कहानी है मामलुक यानी गुलाम वंश की। ये उन लोगों की दास्तां है जिनका सफर एक गुलाम के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन वो अपनी काबिलियत के दम पर सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदे यानी सुल्तान के तख्त तक जा पहुंचे। चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को और करीब से समझते हैं। और यही सवाल तो इस पूरे राजवंश की कहानी का सार है। भला ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान जिसे खरीदा और बेचा गया हो, वो एक पूरे साम्राज्य का मालिक कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब हमें इन सुल्तानों के सामने आई चुनौतियों और उनके निकाले गए हैरत अंगेज समाधानों में मिलता है। तो ये पूरा दौर चला करीब 84 सालों का, 1206 से लेकर 1290 तक। इस दौरान हम 4 सबसे बड़े किरदारों पर फोकस करेंगे: ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन। इनमें से हर एक ने सल्तनत को बचाने और बनाने में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ा। तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस सब की नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली राजवंश और उसका संस्थापक वो एक गुलाम था जिसे बचपन में निशापुर के एक बाजार में बेच दिया गया था। यहीं से उसके सुल्तान बनने का वो सफर शुरू हुआ जो उस वक्त किसी को भी नामुमकिन लगता। ऐबक सिर्फ जंगें नहीं जीत रहा था, वो एक नई हुकूमत की पहचान गढ़ रहा था। उसने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तामीर शुरू करवाकर दिल्ली में एक नए पावर सेंटर का ऐलान कर दिया। वो इतना दरिया दिल था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। तो ऐबक ने नींव तो रख दी, लेकिन सिर्फ नींव से तो इमारत खड़ी नहीं होती है ना। उस नींव पर एक मजबूत सल्तनत खड़ी करने का काम किया इल्तुतमिश ने। इसीलिए उसे अक्सर सल्तनत का असली आर्किटेक्ट या वास्तुकार भी कहा जाता है। तो जब इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश असली संस्थापक था, तो इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि उसने सिर्फ इलाके नहीं जीते, उसने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक स्टेट बनाया। उसने बिखरी हुई ताकत को एक संगठित हुकूमत में बदल दिया। और ये काम उसने बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से किया। पहले तो अपनी करेंसी चलाई, चांदी का टका, तांबे का जीतल, जिससे व्यापार में सहूलियत हुई। फिर एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा किया और सबसे ज़रूरी 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता ले ली, जिससे इस्लामी दुनिया में उसकी हुकूमत को कानूनी लेजिटिमेसी यानी वैधता मिल गई। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत की गद्दी पर कोई ऐसा बैठा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक ऐसा शासक जैसा हिंदुस्तान के इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था, रज़िया सुल्तान। रज़िया सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब सियासत पर सिर्फ मर्दों का हक माना जाता था, उस वक्त उसका तख्त पर बैठना ही कितनी बड़ी बात थी। और वो सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं बनी, पर्दा छोड़ दिया, मर्दों वाले कपड़े पहने, खुले दरबार लगाए और तो और जंग के मैदान में फौज को लीड भी किया। उसके ये कदम उस जमाने के तुर्की अमीरों के लिए एक खुली चुनौती थे, और यही बात उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और आखिर में उसकी कमजोरी भी। अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जब सल्तनत पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे और इन खतरों से निपटने के लिए आया एक ऐसा सुल्तान जिसकी नीतियां आज तक याद की जाती हैं, गयासुद्दीन बलबन। बलबन के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़े चैलेंज थे। एक तो सल्तनत के अंदर ये तुर्की अमीर जो खुद को बादशाह से कम नहीं समझते थे और साजिशों का जाल बुनते रहते थे, और दूसरा खतरा था बाहर से मंगोलों का खतरा जो किसी भी पल पूरी सल्तनत को रौंद सकते थे। इन मुश्किलों का बलबन के पास एक ही जवाब था, सीधा और सख्त, रक्त और लौह की नीति। मतलब साफ था, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं और सल्तनत में कड़ा अनुशासन। तो अंदर के दुश्मनों यानी अमीरों को काबू में करने के लिए बलबन ने सुल्तान की हैसियत को भगवान के बराबर बना दिया। उसने सिजदा और पैबोस जैसे रिवाज शुरू किए। मतलब अमीरों को सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना पड़ता था, उसके कदमों को चूमना पड़ता था, और तो और उसने खुद को जिल-ए-इलाही यानी धरती पर खुदा की परछाई घोषित कर दिया। और जहां तक बाहरी खतरे की बात है, मंगोलों से निपटने के लिए उसका जवाब भी उतना ही मजबूत था। उसने एक स्पेशल मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवान-ए-अर्ज। ये एक तरह से प्रोफेशनल आर्मी बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था।
तो देखिए, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? निशापुर के बाजार में बिकने वाले एक गुलाम से। और कहाँ तक पहुंची? रक्त और लौ की नीति चलाने वाले एक ताकतवर सुल्तान तक। ममलूक राजवंश की ये पूरी कहानी असल में हर मोड़ पर आने वाली मुश्किलों को हल करने की कहानी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर सत्ता का असली आधार क्या है? क्या वो बलबन की लौह और रक्त वाली ताकत है, या फिर इल्तुतमिश की हासिल की हुई वैधता, या शायद असली ताकत तो ऐबक की रखी उस नींव में ही थी?